वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के नॉन हिंदी के 5 नंबर पाठ हुंडरू का जलप्रपात के बारे में जानेंगे। यह एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत के दौरान लेखक ने जो चीज़ देखा हुआ है, जो चीज़ महसूस किया हुआ है, उसके बारे में इस पाठ में लिखे हुए हैं। सबसे पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं। सामान्यतः यात्रा वृत्तांतों में पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों का वर्णन किया जाता है। हुंडरू का जलप्रपात आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। इस दृष्टि से पाठ उल्लेखनीय है। पहाड़, नदी, जंगल की सुंदरता के साथ ही इस इलाके में आसानी से उपलब्ध अभ्रक और कोयला खदानों का भी वर्णन है। यानी प्रकृति के साथ हो मनुष्य की जिजीविका और श्रम की महत्ता का भी संयोजन है। पाठ में बहुलवादी संस्कृति, सामाजिक संस्कृति के प्रति विश्वास प्रकट किया गया है। झरने की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्यों की विशिष्टता के उद्घाटन से पाठ रोचक बन गया है। यह हुआ पाठ का परिचय। हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। हुंडरू का जलप्रपात। हुंडरू एक जगह का नाम है जो झारखंड में पड़ता है और वहाँ पे एक जलप्रपात है। तो हुंडरू एक जगह है और वहाँ के जलप्रपात के बारे में हम लोग इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। जलप्रपात का अर्थ होता है ऊंचे से गिरने वाला प्राकृतिक झरना। जब ऊंचाई से जल गिरता है तो उसे झरना कहा जाता है और ऊंचे से गिरने वाले प्राकृतिक झरना को जलप्रपात कहा जाता है। यह पाठ लंबा है, लेकिन इसको पढ़िएगा तो आपको बोरिंग फील नहीं होगा, उबाऊपन महसूस नहीं होगा। शुरू करते हैं पाठ को। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। ज़मीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा यानी नीला कलर। पग पग पर पहाड़ों को देखकर धरती भी उबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। तीव्र धारा और गंदले पानी के साथ नदियाँ बलखाती बह रही हैं, जिन्होंने मैदानों की छाती चीरी है और पर्वतों का अंतर फोड़ा है। झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पौधों और लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है, जिन्होंने जंगली जानवरों को शरण दिया है। बेहतरीन सड़कें, जिनके बनाने में ठेकेदारों को कम तरद्दुद और विभाग को कम व्यय पड़ा है, सांप की तरह भागी जा रही है और उन्हीं के साथ कुछ सवारी पर कुछ पैदल मुसाफिर भी द्रुत गति से चले जा रहे हैं। कवि छोटा नागपुर का यहाँ पे व्याख्या किए हुए हैं कि आकाश में नीलापन छाया हुआ है। पग पग पर, कदम कदम पर पहाड़ों को देखकर धरती भी उबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। वहाँ पर तीव्र धारा बह रही है। गंदले पानी के साथ नदियाँ बलखाती बह रही है, जिन्होंने मैदानों की छाती चीरी है, पर्वतों का अंतर फोड़ा है। झाड़ी झुरमुट भी वहाँ पे हैं। पेड़ पौधों और लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है और वहाँ की जो सड़कें हैं, बेहतरीन सड़कें, उसको ठेकेदारों को कम मेहनत करनी पड़ी बनाने के लिए और विभाग को भी कम खर्चा करना पड़ा उसको बनाने के लिए। सांप की तरह वहाँ की जो सड़कें हैं वह टेढ़ी टाढ़ी हैं, सीधी वहाँ की सड़कें नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में सड़कें सीधी नहीं होती है। और कुछ सवारी पर, कुछ लोग ऐसे हैं जो सवारी पर चल रहे हैं और कुछ पैदल मुसाफिर भी तेज़ गति से चले जा रहे हैं। आगे क्या होता है? धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है, डांस हो रहा है और आसमान में बादल आँख मिचौनी खेल रहे हैं। जन जन के कंठ से मादक गीतों की सृष्टि हो रही है, जिनसे पहाड़ और मैदान गूंज रहे हैं। जंगली जानवर की आवाज़ के साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है। विचित्र विचित्र पक्षियों की चहकन से पेड़ों की शाखा शाखा गुलजार है। गुलजार का अर्थ खिला हुआ होता है। तो कवि कहते हैं कि पक्षियों की चहकन से पेड़ों की शाखा शाखा खिला हुआ है। सुंदर जलवायु, मनहर वातावरण यानी मन को हरने वाली वातावरण। हवा धीरे धीरे डुलती है तो अपने साथ फूलों की सुरभि बिखेरती चलती है। बादल धीरे धीरे बरसते हैं तो उनसे स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। नदियाँ कलकल छलछल स्वर में बहती है तो किनारे पर के रहने वाले को अमृत बांटती जाती है। झरने सतत झरझर आँखों को तरी और नमी को कल्पना सुंदर खुराक, चित्त को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करते हैं।
यह छोटा नागपुर की विशेषता के बारे में बताते हैं और वहीं पे है हुंड्रू का जलप्रपात। खानों में कोयला और अबरक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फूल फुनगियों पर नाचती तितलियां, फल भार से झुके जा रहे पेड़, शोभा संपन्न अवर्णनीय घाटियां, सुषमा की दर्शनीय नदियां, हरितिमा वाले मनमोहक मैदान, मन पर जादू जैसा असर करने वाले पर्वत, मस्त निवासी, इन सब के साथ यह छोटा नागपुर है। जितना भी हम लोग पढ़े हैं वह सब छोटा नागपुर के बारे में है। आगे जान लेते हैं। एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है तो वह कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रहा है। एक और पृथ्वी अपनी चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है तो वह अबरक बनकर दुनिया का श्रृंगार कर रही है। कोयला काफ़ी मात्रा में होता है। कोयला लोगों के घर सोना ला रहा है और अबरक पूरी दुनिया का श्रृंगार कर रही है। अपने निरंतर संघर्ष से नदियाँ पत्थरों को खराद खराद एक नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही है तो उसे लोग श्वेत शालिग्राम कहकर पूजते हैं। पत्थरों से करुणा की धारा झर रही है जिसे लोग झरना कहकर विस्मित भाव से देखते हैं। इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं पर उनमें हुंड्रू का झरना निराला है। हुंड्रू का जो झरना है वह छोटा नागपुर में ही पड़ता है। मैं जब भी रांची गया हुंड्रू देखने ज़रूर जाता हूँ। यह झरना जिसने मेरे मन प्राण पर जादू किया है, यह झरना जिसकी स्मृति भूलती नहीं, यह झरना जिसके बारे में लिखते हुए मैं अघाता नहीं। कभी कहते हैं कि जो हुंड्रू का झरना है, हुंड्रू का जलप्रपात है, इसके बारे में मैं कितना भी तारीफ़ कर देता हूँ, कितना भी अच्छी अच्छी बातें लिख देता हूँ, फिर भी मेरा मन नहीं भरता है, फिर भी मेरा जी करता है कि और लिखता हूँ। कवि एकदम से इस झरना को बहुत अच्छा बताते हैं। वह कहते हैं कितना हो भी लिख दिया जाए इस झरना के बारे में फिर भी कम ही है। कवि हुंड्रू का जलप्रपात के बारे में कहते हुए लिखते हैं कि रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है जिससे हुंड्रू पहुँचते हैं। पुरुलिया रोड से उसकी दूरी यानी हुंड्रू की दूरी 13 मील है एवं रांची से हुंड्रू 27 मील दूर है। कवि कहते हैं जो हुंड्रू का जलप्रपात है वह पुरुलिया रोड से 13 मील दूर है और रांची से 27 मील दूर है। महात्मा गांधी ने कहा है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होनी चाहिए। जैसा हुंड्रू का झरना वैसा उसका मार्ग। यानी कवि के कहने का तात्पर्य है हुंड्रू काफ़ी खूबसूरत जगह है और उस तक जाने वाला रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत है। रांची से चलने वाले मुसाफिर को झरना पहुंचते तक ऐसे ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं कि वहां थोड़ी देर ठहर कर टहलने की इच्छा होती है। ऐसे जंगल दिखलाई पड़ते हैं जिनकी विभीषिका से शायद बाघ को भी डर लगता हो और बीच बीच में पहाड़ी, उस पर झाड़ी, सब दर्शनीय, सब वर्णनीय। चूँकि महीना अगस्त का था इसलिए धान की क्यारी की भी न्यारी हरियाली थी, बलखाती सड़क जिस पर चलने में आनंद आए। आगे कवि कहते हैं कि पथरीली ज़मीन एवं पत्थर की छाती चीरकर बहने वाली पतली नदी जिसके देखने में आनंद आए, पेड़ों पर चहकती चिड़िया जिनकी चहक सुनने में आनंद आए, सब मिलकर आनंद को कई गुना बढ़ा रहे थे। हवा एवं डोल रही थी जैसे सलाह लेकर डोल रही हो। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति जिनकी रहन सहन में 100% कला बसती है, मार्ग में एवं खड़े थे जैसे मेरा स्वागत कर रहे हो। मकई के पौधे कहीं कहीं अगल बगल में एवं लहरा रहे थे जैसे वहाँ वालों की किस्मत लहरा रही हो। कवि छोटा नागपुर के बारे में कहते हैं और वहाँ तक जाने वाली रास्ता के बारे में कवि कहते हैं। इस प्रकार मार्गदर्शन का आनंद लेते हुए हम हुंड्रू के पास पहुँचे। कवि अब हुंड्रू के पास पहुँचते हैं। एक बार मन ही मन मैंने झरने को प्रणाम किया। आगे कवि कहते हैं पहाड़ पर पानी की यह अजीब लीला है जिसका मुकाबला न राम लीला करे न रास लीला। पानी का इस प्रकार उछलना कूदना, धूम मचाना और उसकी यह आवाज़ जैसे 10-5 हाथी एक बार चिंगाड़ रहे हों, जैसे 10-5 ट्रेन के इंजन एक साथ आवाज़ कर रहे हों, जैसे एक साथ कई हवाई जहाज़ चक्कर काट रहे हों या जैसे कई सहस्त्र
सहस्त्र का मतलब हजारों नाग एक साथ फन फैलाकर फुफकार कर रहे हो। पहुंचने के साथ यात्री के कानों में ऐसी ही आवाज़ पड़ती है। यह कवि वहाँ के पानी की आवाज़ का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आगे कवि कहते हैं, और अब झरना देखने लगा। कवि झरना देखने लगे। वातावरण की पवित्रता ऐसी कि मालूम होता है मानो हम देवलोक के समीप पहुंच गए। हुंडरू का जलप्रपात ऐसा खूबसूरत लग रहा था जैसे देवलोक के जैसा प्रतीत हो रहा था। है क्या वह? युग युग से पानी का आघात है, पत्थर की बर्दाश्त है, और एक प्रकार से यह पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन है। पर एक पत्थर ऐसा भी है जिसकी छाती को चीरकर पानी निकलता है। कवि आगे कहते हैं, एक प्रकार से यह जल की क्षमता का प्रदर्शन है जिसके सामने पत्थर भी मात है। कवि कहते हैं कि पत्थर को चीर कर यहाँ पे पानी बह रहा है। हाँ, पत्थर मात है। कवि बताते हैं कि पत्थर क्यों मात है। करुणा के सामने, प्रेम के सामने, जिसके अपार बल के स्वरूप पत्थर की छाती से धारा फूटती है, पत्थर को आंख से आंसू निकलते हैं और पत्थर का कलेजा पिघल जाता है। कवि कहते हैं कि यहाँ का जो पानी है वह पत्थर को भेद कर, पत्थर को चीर कर आगे बढ़ता है। तो क्यों आगे बढ़ता है? तो कवि इसमें बताए हुए हैं, करुणा के सामने, प्रेम के सामने, जिसके अपार बल के स्वरूप पत्थर की छाती से धारा फूटती है, पत्थर को आंख से आंसू निकलते हैं और पत्थर का कलेजा पिघल जाता है, जिसके चलते पत्थर जो है वह साइड हो जाता है और वहाँ का जल पास होने लगता है, वहाँ का जल निकलने लगता है। हुंडरू का जो जल प्रपात बह रहा था वह पत्थर को चीरते हुए बह रहा था। पहाड़ पर नदी का यह खेल है। यह नदी है स्वर्ण रेखा, जिसके उद्गम स्थान से 50 मील आगे आकर हुंडरू का यह झरना है। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिले से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कवि कहते हैं कि पहाड़ पर नदी का यह खेल है। यह नदी जो है वह स्वर्ण रेखा नदी है, जिसके उद्गम स्थान से यानी स्वर्ण रेखा नदी जहाँ से निकलती है वहाँ से 50 मील आगे आकर हुंडरू का झरना है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ कहाँ बहती है? तो स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम और बालासोर जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहाँ पानी की कई धाराएं हो जाती हैं और जब उसकी सब धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है, एक विचित्र दृश्य दिखलाई देता है। वही झरना है जिसकी ऊंचाई 243 फुट है। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भंवर में पीसकर पत्थर का सफ़ेद चूर्ण गिर रहा है। आगे कवि कहते हैं, कभी ऐसा भी मालूम होता है कि रुई धुनने वाला अपनी धुनकी पर रुई धुनकर ऊंचे बैठा हुआ गल्ले को नीचे गिरा रहा है। कवि कहते हैं, जो झरना था, झरना से पानी जैसे गिर रहा था, ऐसे यह प्रतीत हो रहा था कि रुई धुनने वाला अपनी धुनकी यानी रुई जिससे धुना जाता है, उस धुनकी पर रुई धुनकर ऊंचे बैठा हुआ गल्ले को नीचे गिरा रहा है। यानी वह रुई को नीचे गिरा रहा है। जिस तरह रुई सफ़ेद नीचे गिरता है उसी तरह प्रतीत हो रहा था। पानी जिस तरह गिर रहा था उसी तरह प्रतीत हो रहा था कि रुई का गल्ला नीचे गिर रहा है। बचपन में हवा की मिठाई लेकर फेरी वाला आता था तो उसका रंग लाल होता था। प्रतीत होता है वैसा ही, लेकिन उजले रंग की हवा की मिठाई लेकर पर्वत आज स्वयं फेरी देने निकला है। इंद्रधनुष फरफरा रहा है। एक हवा वाला मिठाई होता है जिसको खाया जाता है तो एकदम हवा होता है, मुंह में गल जाता है। तो कवि कहते हैं कि हवा वाला मिठाई बचपन में जब फेरी वाला लेकर आता था तो उसको मुंह में रखने पर गल जाता था, लेकिन वह लाल था। कवि कहते हैं कि उस मिठाई की तरह प्रतीत हो रहा है। जो मिठाई था वह लाल रंग का था, लेकिन इसका जल जो है वह उजले रंग का है, लेकिन उसी हवा वाला मिठाई की तरह प्रतीत हो रहा है। इंद्रधनुष फरफरा रहा है और कहीं कहीं बीच में चट्टान पर जब प्रबल धारा गिरती है तो संघर्ष से इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न होता है। जान पड़ता है कि सतरंगा पानी हवा में उड़कर विलीन हो रहा है और हवा में उड़ता इंद्रधनुष फरफरा रहा है।
चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की यह लीला स्थली। झरना के एक ओर का जंगल रांची में है, एक ओर का जंगल हजारीबाग में, और बीच में झरना बह रहा है। मानो उसका यह संदेश हो कि वह सबके लिए है, सबका कल्याण उसका उद्देश्य है। वह न रांची का है न हजारीबाग का, बल्कि सबका है। कभी कहते हैं कि बड़े झरने को बगल में 1 इंच मोटी एक धारा ऊपर से नीचे धीरे धीरे पत्थरों पर से उतर रही है, जैसे महादेव जी पर कोई भक्त दूध चढ़ा रहा हो। नीचे जहाँ घनघोर धारा गिरती है वहाँ पानी करीब 20 फुट ऊपर उछलता है। लगता है पत्थर को चीर कर आने वाले पानी का स्वागत करने और उसको कंठहार पहनाने के लिए नीचे से पानी ऊपर दौड़ता है। मेरे मित्र कहते हैं कि शिवजी की बारात शायद इस राह से गुजरी थी। उसका स्वागत करने को पर्वत ने इस गुलाब पास का प्रबंध किया था। वहीं गुलाब पास शाश्वत होकर अभी भी झरझर कर रहा है। स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे की घाटी का दृश्य। पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है। कभी कहते हैं कि झरने से खूबसूरत झरने के आगे का घाटी का दृश्य है। पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है। जिस तरह थर्मामीटर में एक पतला पारा जो है वह ऊपर उठता हुआ प्रतीत हो रहा होता है, उसी तरह दो पहाड़ों के बीच एक पतली नदी बहती हुई मालूम पड़ रही थी। उसी तरह पहाड़ों के बीच एक पतली नदी बहती जाती है। आगे कभी कहते हैं ज्ञात होता है पहाड़ नदी को ललकार रहा है कि यहाँ से तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे जा सको। तो जाने यहाँ पर नदी यूँ दिखाई देती है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार लगाकर उस पर झाड़ी उगाई गई हो। प्रकृति या परमात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया होगा, अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य कहाँ, मनुष्य जाति में इतनी ताकत कहाँ कि इस तरह की चीज़ उगा दे। सैकड़ों वर्षों में भी मानव के प्रयत्नों से शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि कठिन है। पहाड़ के ऊपर से एक पतली सी पगडंडी, पगडंडी का मतलब पतली रास्ता, तो पगडंडी नीचे गई है और उसके सहारे हम भी कई बार नीचे गए हैं। नीचे जाकर हम अनिमेष कुछ देर तक इस शोभा से अपनी आँखों की प्यास बुझाते हैं। यह शोभा वह छटा और यह दृश्य, यह इतना बड़ा प्रपात है जहाँ 243 फुट से पानी नीचे गिरता है। बीच बीच में चट्टानों की वजह से हुंडरू की शोभा बिखर जाती है। पानी कुछ पीलापन लिए हुए है और एवं सरसराता हरहराता गिरता है कि कुछ भयंकर मालूम पड़ता है। जून्हे में यहाँ पानी गिरता है, बिल्कुल सफ़ेद है और यह भयंकरता भी उसमें नहीं है। वह माधुर्य और कोमलता से ओतप्रोत जान पड़ता है। यहाँ का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो आग की सृष्टि करता है, जिसका धुआं बराबर ऊपर उड़ता जाता है। हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। कभी कहते हैं हुंडरू का जो पानी है वह सांप की तरह जो है वह मुड़ता हुआ आता है, हिरन की तरह कभी छलांग लगाता हुआ आता है, कभी बाघ की तरह गरजता हुआ आता है। सारा पानी एक जगह सिमट कर जहाँ नीचे गिरता है उस जगह इसका रूप बहुत विशाल और भयंकर हो गया है। उस जगह हाथी भी जाए तो धारा के साथ कहाँ चला जाए इसका पता मिलना मुश्किल है। इसके बाद धीरे धीरे मंथर गति से मंद गति से, यहाँ पे मंद होगा, धीरे धीरे मंद गति से यानी धीमी गति से इसका पानी नदी के रूप में, जिसको देखने के लिए दिन रात दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है।
उस जगह हाथी भी जाए तो धारा के साथ कहाँ चला जाए इसका पता मिलना मुश्किल है। कवि कहते हैं जो झरना का सारा पानी है जब एक जगह मिलता है तो वह काफ़ी विशाल बन जाता है और वहाँ पे हाथी भी अगर जाए तो वह भी धारा के साथ कहाँ चला जाए इसका पता नहीं लगेगा। यानी वह धारा इतना विशाल है कि हाथी का भी उसमें पता नहीं चलेगा। इसके बाद धीरे धीरे मंथर गति से इसका पानी नदी के रूप में, जिसको देखने के लिए दिन रात दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से एक बंगला बनवा दिया गया है, लेकिन खाने पीने के सामान का यहाँ भी अभाव है। हुंड्रू प्रपात की भीड़ और चीज़ों का अभाव देखकर ख्याल आया कि यहाँ के लोग सचमुच अव्यवहारिक है, यानी व्यवहारिक नहीं है, वह जो है फ्रेंडली नहीं है। अगर किसी दूसरी जगह में ऐसा झरना होता तो वहाँ के लोग इसके पास दुकान वगैरह सजाकर अपने लिए आय और दूसरों के लिए सुविधा की व्यवस्था करते, यहाँ पे वगैरह होगा। कवि कहते हैं कि अगर इस तरह का झरना दूसरे जगह होता तो फिर वहाँ पे लोग दुकान सजाकर अपने लिए आय और दूसरों के लिए सुविधा की व्यवस्था कर देते, लेकिन यहाँ के लोग अव्यवहारिक है, फ्रेंडली नहीं है, उन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। धन्य हुंड्रू, किस युग से किस महाकवि की वाणी, किस संगीत की स्वर लहरी और किस प्रेमी की रुदन ध्वनि से पिघल कर यह पाषाण बह रहा है, यह कह सकना असंभव है। पत्थर का अंत स्थल जैसे पिघल कर बह रहा है, वैसे यदि मनुष्यों का अंतर द्रवित होकर बहने लगता तो संसार से कलह, कपट, स्वार्थ और छीना झपटी का अंत हो जाता। कवि कहते हैं कि जिस तरह पत्थर का अंत स्थल पिघल कर बह रहा है, उसी तरह अगर मनुष्यों का अंतर द्रवित पिघल कर बहने लगे तो जो संसार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कपट हो रहा है, स्वार्थ के चलते, लालच के चलते लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, छीना झपटी हो रहा है, इसका भी अंत हो सकता है। हम सब किसी को झरना से सीख लेना चाहिए कि झरना के अंदर जो पत्थर है वह भी पिघल जा रहे हैं, तो फिर मनुष्य अपना दिल क्यों कठोर किया हुआ है। मनुष्य को भी पिघल जाना चाहिए और अपने अंदर लालच, लोभ को दूर कर देना चाहिए। यहाँ दो तरह के पत्थर देखने में आए। एक वह पत्थर जिसका अंतर फोड़कर विशाल झरना झर रहा है, और एक वह भी पत्थर है जिस पर न जाने किस युग से पानी की यह धारा गिर रही है, पर वह जरा भी विचलित नहीं होता, ज्यों का त्यों खड़ा रहता है, घिसता भी नहीं, फंसता भी नहीं, खिसकता भी नहीं। कवि कहते हैं जो हुंड्रू का जल प्रपात है वहाँ दो तरह के पत्थर देखे। एक पत्थर वह था जिसका अंतर फोड़कर विशाल झरना झर रहा था, और एक पत्थर वह था जो सदियों से एक जैसा था, वह कभी भी विचलित नहीं होता था, घिसता भी नहीं था, फंसता भी नहीं था, खिसकता भी नहीं था। 243 फुट का यह प्रपात निराला है, सुंदरता यहाँ साकार हो गई है और वर्णन शक्ति को यहाँ और भाव की कमी हो गई है। विचित्र शोभा है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती, और धन्य प्रपात है जो सदा एक सा बह रहा है। अविरल और अविचल दोनों का उदाहरण यहाँ एक बार में ही उपस्थित है। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से, यानी जो दान देने वाले होते हैं वह दान करते हैं तो गुमान करते हैं, पर युग युग से, जमाने जमाने से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका, पर इसको कोई अभिमान नहीं है, इसको कोई घमंड नहीं है। अंधे आवाज़ सुन ले तो प्रवाह का अंदाज़ा लगा ले, और बहरे प्रवाह देख ले तो आवाज़ का अंदाज़ा लगा ले। समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है तो यह हुंड्रू अपनी चपलता यानी चंचलता, चपलता का मतलब चंचलता के चलते मशहूर हैं। कवि कहते हैं कि अगर अंधे हुंड्रू का आवाज़ सुन ले तो उनको प्रवाह का अंदाज़ा हो जाएगा, और अगर बहरे हुंड्रू के प्रवाह देख ले तो उनको आवाज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। इसलिए यह हुंड्रू अपनी चंचलता के चलते मशहूर है। किंवदंती यह है कि इस हुंड्रू से 7 मील पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा है। 7 मील यानी 1 मील 1.6 किलोमीटर होता है, करीब करीब 1.5 गुना से अधिक।
7 का टेढ़ा कीजिएगा, 7 टेढ़े 10.5 करीब 11 किलोमीटर होगा। तो कवि कहते हैं कि इस हुंडरू से लगभग 11 किलोमीटर पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा है जो इससे कई गुना बड़ा है, पर वहां जाने का रास्ता इतना बीहड़, घनघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार है। अगर बात सही है तो जंगल विभाग को उसका ठीक पता लगाकर वहां तक मार्ग का निर्माण कर देना चाहिए, जिससे वह प्रपात भी जनता के सामने आ सके। जो भी हो, हुंडरू दर्शनीय है, इसकी याद भूलने की नहीं। कितने दिन गुजर गए लेकिन पानी आंखों के सामने उसी प्रकार उछल कूद मचा रहा है। हुंडरू का जल प्रपात यह एक यात्रा वृत्तांत है जिसके लेखक कामता प्रसाद सिंह काम हैं। तो यह था हुंडरू के जल प्रपात की विशेषताएं। आशा करता हूं आप सब किसी को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।